गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं महेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जुगनू क्लासेज में। तो हमने कल तक पढ़ा था जो हमारी 10 की प्रश्नावली है बिंदु पथ वाली। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 11 की, जिसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इससे ज़्यादा अब नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपको ही पता है जो हमारा सिलेबस होता है 60% है, तो कम से कम 3 या 4 महीने का सिलेबस होता है, तो इतना जल्दी कवर नहीं होगा पूरा। तो हम करेंगे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, मिशन 100/100 बिल्कुल सही देख रहे हो आप। मेरा मिशन यही है कि जिन बच्चों की थोड़ी बहुत भी तैयारी है उनके मार्क्स बढ़ा के 100 तक पहुंचाना मेरा एकमात्र उद्देश्य है। चलो, एक मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं, पहले ध्यान से सुन लेना, आराम से। ज्यामिति अपनी जो ज्यामिति है उसमें 10 की प्रश्नावली, 11 की, 12 की, 13 की और 14 की प्रश्नावलियां आएंगी। ठीक है, ये प्रश्नावली 14 की है। बहुत ही आसान क्वेश्चन बचे हुए हैं अब की बार। जो आपको दिए हैं इसमें, उन क्वेश्चनों में बहुत आसान लेवल बचा हुआ है। आसान लेवल मतलब एक तो रेखाखंड वाला है और एक स्पर्श रेखा की रचना, जो मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, दूसरी बात, इससे 2 क्वेश्चन आएंगे। इससे 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो आएगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। ठीक है, और ये 100% आएंगे। मतलब 14 की प्रश्नावली से आपके कितने नंबर हो जाएंगे? 7 नंबर हो जाएंगे। वो मैं आपको करवा दूंगा, पूरा मैंने देख लिया है। ये प्रश्नावली है, इससे एक क्वेश्चन छोटा 100% आएगा, हो सकता है एक और आ जाए। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा, एक और भी आ सकता है। ये प्रश्नावली अपनी क्लियर हो गई है। अब हम करेंगे 11, 12 और 13। अब देखो, समझने वाली बात अब है इंपॉर्टेंट, देख लेना। ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप इस प्रश्नावली को कितना पढ़ना चाहते हैं। इनमें से आता क्या क्या है? इनमें से आता है एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन, जिनमें से एक क्वेश्चन तो 10 में आ गया। मान के चलो कि एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन। ओके, और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। एक एक नंबर की तो 2 क्वेश्चन और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, प्लस 4 नंबर के 4 क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर आपके ये हो जाएंगे। यहां से समझ में आ रही बात? अब मैं क्या करवा रहा हूं आपको, यहां पे जो 4 ये आपकी जो प्रमेय है, ठीक है, तो आपके जो सिलेबस में दे रखी है SSS, AAA और SAS, तीनों है, सभी ने देख रखी है आपने। ऐसा तो है नहीं कि वो तो प्रमेय हुई 3, पहली बात। दूसरी बात, जरूर नहीं उस पे आधारित क्वेश्चन दे सकते हैं, सिद्ध करने वाला कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली पढ़नी है, प्लस 9 की प्रश्नावली आपको पढ़नी है। दोनों में बहुत आसान आसान बचा हुआ है। क्षेत्रफल में एक तो वर्त है, एक बेलन है और एक गोला है। ओके, वर्त, बेलन और गोला है। और जो 9 की प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति में 2 क्वेश्चन है, एक दूरी वाला है, एक छोटा सा अनुपात वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान है, ये आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन सिर्फ बताऊंगा, ये 4, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके ये क्वेश्चन क्लियर करवाऊं। ठीक है, और आराम से आप, अरे अथवा में आएंगे तो जरूरी नहीं है दोनों क्वेश्चन क्यों तैयार करें हम। ठीक है, क्योंकि इतना अभी टाइम भी है नहीं। इनमें से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, एक दिन में ये करवा दूंगा मैं सारे। इनमें 2 दिन लग सकते हैं और ये प्रश्नावली 1 दिन में हो जाएगी, मतलब 3 दिन में। 3 दिन मतलब 3 घंटे मान के चलो, अगर 1 घंटे से ज्यादा होते 4 घंटे मान के चलो। 4 घंटे में आपके 16 नंबर में क्लियर करवा दूंगा। अब देखो, 11 की प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे क्या, ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? चलो, तो अब शुरू करेंगे समरूपता। देखो बेटा, जो बड़े वाले क्वेश्चन है 6-6 नंबर के, 5-5 नंबर के, वो किसी के गलत नहीं होने वाले हैं।
ठीक है। ग्राफ है जो माध्यक है, फिक्स पर्सन है एकदम, आप आराम से कर दोगे। अगर आपको 100 में से 100 लेके आने हैं तो आपको एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों पे पूरा फोकस करना होगा। हो सकता है आपका 1 नंबर का कोई क्वेश्चन गलत हो गया और आप टिक जाओगे, ठीक है। कोई मजा नहीं आएगा फिर इतना, जैसे सचिन होता है ना 99 पे आउट, वैसे हो जाओगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, समरूपता से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे देखेंगे। पहली बात देखो समरूपता। समरूपता से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जैसे एबेसदा में आ सकता है कि सभी वर्त होते हैं, सभी वर्त होते हैं। जैसे मान आ गया कि सर्वांशम समरूप, और 2-3 ऐसा 4 कर देगा वो, ठीक है। तो सारे वर्त क्या होते हैं, सारे वर्त होते हैं समरूप, मतलब जिनका रूप समान होता है। जैसे कई बार 2 भाई नहीं होते क्या, 2 भाई जिसमें से मतलब दोनों की शक्ल एकदम सेम होती है, मतलब उनका रूप क्या होता है, समान होता है, लेकिन एक छोटा होता है, एक क्या होता है, बड़ा होता है थोड़ा सा। तो जैसे एक वर्त है, अब दूसरा वर्त बड़ा हो सकता है लेकिन होगा तो ऐसा ही ना, ठीक है। तो सारे वर्त क्या होते हैं, सारे वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं। सर्वांगसम क्या होते हैं, सर्वांगसम वो होते हैं जो एकदम समान हो। एकदम समान कैसे, जैसे मान लो कि जियो का फोन है, अब जियो का आप कोई भी फोन देखो, ठीक है, जो एक साथ लॉन्च हुए हैं, ऐसा नहीं कि पुराने वाला वो वाला, तो सारे फोन एक जैसे होंगे, तो वो सारे क्या होंगे, वो सारे क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। समझ में आ गई बात। समरूप क्या होता है, समरूप में छोटा बड़ा हो सकता है। अब देखो मैं आपको छोटे छोटे जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो आप रफ कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और किताब लेके बैठ जाइए। 10.1 की प्रश्नावली निकालिए आप। 10.1 की प्रश्नावली शुरू करते हैं, सॉरी 11.1 की प्रश्नावली निकालिए। और 11.1 में देखो पहला ही क्वेश्चन है, सभी वर्त खालिस्तान होते हैं, तो सभी वर्त क्या होंगे, समरूप होंगे। इससे अगला देखो, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, समरूप होते हैं। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज, अरे समबाहु त्रिभुज। कौन से त्रिभुज, समबाहु। क्यों होंगे समबाहु, एक जैसे मान लो कि ये समबाहु हो गया, तो समबाहु त्रिभुज बड़ा भी हो सकता है, छोटे बड़े हो सकते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। इंपॉर्टेंट आ गया भैया, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहां से। चौथा है 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। चौथा क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज। जब बात आती है बहुभुज की, मतलब चतुर्भुज पंचभुज इससे आगे वाले बहुभुज जितने भी हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुभुज में 2 चीजें होनी चाहिए हमेशा। पहली चीज है संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती। और दूसरी संगत कोण समान, संगत कोण समान। अगर ये दोनों चीजें हैं बहुभुज में, तो ही बहुभुज क्या होगा, समरूप होगा, अन्यथा बहुभुज समरूप नहीं होगा। एग्जामिनर आपको क्या करेगा, एक चीज दे देगा इसमें से कि वह बहुभुज जिसकी संगत भुजाएं समानुपाती होता है, और आप कर दोगे कि समरूप होता है, लेकिन समरूप नहीं होता है। देखो इसमें 2 खालिस्तान भी 2 दिए हुए हैं, पहले में चौथे में, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे रट के चले जाना। जब भी बहुभुज आए तो 2 चीजें ध्यान में रखना, संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण समान। संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण समान, ओके। अब देखो इससे आगे, निम्न कथन में सत्य व असत्य बताइए। 2 सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। 2 सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं क्या, अरे सर्वांगसम, सर्वांगसम मतलब एक जैसी, एकदम एक जैसी, उतनी ही बड़ी। जैसे मान लो कि ये है एक, दूसरा भी उतना ही बड़ा, ये सर्वांगसम है। सर्वांगसम है मतलब एकदम समान है, तो सर्वांगसम है तो समरूप भी हो सकते हैं, सर्वांगसम है तो समरूप भी हो सकते हैं। लेकिन अगर समरूप है
तो सर्वांग सम नहीं हो सकते। समरूप का मतलब छोटा बड़ा हो सकता है, सर्वांग क्षमता का मतलब कुछ छोटा बड़ा नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होगा, एकदम सेम होना चाहिए सब कुछ। तो ये तो क्या हो गए अपने सर्वांगसम, क्या हो गए सर्वांगसम, और ये क्या हो गए समरूप। ये क्या हो गए समरूप हो गए। मतलब जो सर्वांगसम है उनमें देखो समरूप का भी निशान आता है, मतलब सर्वांगसम है वो समरूप होते हैं, लेकिन जो समरूप होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो पहला देखो, दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, ये सर्वांगसम आकृतियां हैं, समरूप हैं क्या है, सत्य है। दूसरा, दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, दो समरूप आकृतियां हैं, ये सर्वांगसम है क्या, सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम का मतलब एकदम समान, एकदम समान। तीसरा देखो, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अरे दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि संगत कोण भी समान होने चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। दो बहुभुज समरूप होते हैं, चौथा देखो, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर हो। दोनों चीजें बता दी, मतलब क्या है, सत्य है। एग्जाम में देखो सत्य असत्य वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन यही क्वेश्चन अबैसदा वाला बन सकता है और यही क्वेश्चन वन लाइनर भी बन सकता है। वन लाइनर क्यों, आपसे पूछ लेगा कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण समान हो। समझ में आ गई बात, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है इससे। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। अगर अकेला संगत कोण बराबर है तो भी दो बहुभुज समरूप नहीं होते हैं, क्योंकि बहुभुज के लिए दोनों चीजें होने जरूरी है। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये अबैसदा वाले तो हम पीछे देख के कर लेंगे, आप ये क्यों करवा रहे हो। ठीक है बेटा, ये जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पहली बात तो। ठीक है, इनमें क्वेश्चन में क्या होगा, चेंज होगा। दूसरी बात, इन प्रश्नावली से 3 क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे। एक तो मान लो बिंदु पथ वाला हो गया, लेकिन 2 क्वेश्चन है वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आएंगे कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो, चाहे और किसी के गलत हो जाएं, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। एक एक चीज लेके चलूंगा, अगर पूरी चीज आपने पढ़ ली, ठीक है, तो आपको 100 में से 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता। जितना मैंने बता दिया उतना आपने कर लिया, सारी चीजें नहीं बताऊंगा, अथवा वाला पोर्शन अलग करके उसके बाद में जो कंपलसरी है सिर्फ वो बताऊंगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा इतना कि त्रिभुज वाला एक जो समरूप होते हैं वो सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो सर्वांगसम होते हैं वो समरूप भी एक दूसरे के हो जाते हैं। बहुभुज वाली परिभाषा देख लो आराम से, एक बार रिवाइज कर लो इसको। चलो इससे आगे आ जाओ। अब समरूप आकृतियों की कोई 2 उदाहरण आकृति बनाकर बताइए। तो आकृति बना दीजिए समरूप, समरूप बनानी है मतलब ऐसी कोई आकृति बना दीजिए और एक आकृति ये बना दीजिए। ठीक है, 2 गोले हो जाएंगे, हो जाएगी समरूप। ओके, अब देखो इससे आगे ये मिटा रहा हूं मैं, रिवाइज कर लेना आराम से, वीडियो को स्टॉप करके। अब देखो आगे जो अपनी प्रमेय है, तो देखो बेटा सोचने वाली बात यह है कि जो प्रमेय है ना वो मैं आपको बताऊंगा एक साथ। ठीक है, लेकिन अभी जो प्रमेय पे आधारित जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, ओके, प्रमेय पे आधारित, देखो प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन जैसे अपनी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है। ठीक है, तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है, मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया भी था इसके बारे में कि DEABC। ठीक है, मान के चलो कि ये 5 सेंटीमीटर है, इसका आपको पता नहीं कि ये कितना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे। ये मान के चलो कि 7 सेंटीमीटर है और ये मान के चलो कि 14 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन दे दिया आपको, या तो ऐसा डायग्राम दे देगा या फिर ऐसे लिख के दे देगा कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें DE समांतर BC के है तथा AD बराबर 5 सेंटीमीटर है, DB बराबर 7 सेंटीमीटर है, CE बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो AE ज्ञात कीजिए। और नंबर 2 का क्वेश्चन आपको दे दिया। ठीक है,
अब आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है, उसमें क्या होता है कि इधर वाली पूरी भुजा ले लो, ठीक है, जो जो चीजें दी है उनको लिख लेंगे। देखो ये अलग है और ये अलग दिया है ना, तो एक काम करो, पहले ऊपर वाली लिख लो। ऊपर वाली कितनी है 5 सेंटीमीटर, नीचे वाली कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब बराबर का निशान लगा दो। अब इधर वाली भुजा पे आ जाओ, ऊपर वाली कितनी है पता नहीं है, ऊपर वाली तो पूछी है, तो ऊपर वाली का नाम लिख देंगे AE बट्टा नीचे वाली कितनी है CE 14 सेंटीमीटर, तो नीचे लिख देंगे 14। हमें क्या निकालना है AE निकालना है, तो जो बट्टा में 14 है इसको हमें इस साइड ले आएंगे। इधर बट्टा में है तो इधर किस में आएगा, किस में आएगा गुणा में आ जाएगा। समझ में आ गई बात। 14 से इसको काट देंगे, यहाँ पे कितना बच गया 2, 5 गुणा 2 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 10, तो 10 किसके बराबर हो गया AE के। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके आ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है आपको आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय सिद्ध करवाएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे, ध्यान से देखना एक बार। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके, ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में है, ठीक है, एक काम करते हैं बुक में जब आएंगे ना तभी करेंगे वो क्वेश्चन, पूरा अच्छे से करवा के आपको बता दूंगा। चलो आगे आ जाओ थोड़े एक बार। उदाहरण नंबर 1 निकाल लो। निकाल भी लिया, वेरी गुड। उदाहरण नंबर 1 है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के बाद में है। उदाहरण नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। त्रिभुज ABC में देखो, ये मैं मिटा देता हूं एक बार, क्या क्या दिया है उसने, बाद में लिखेंगे। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, ये दोनों क्या है समांतर हैं। देखो डायग्राम भी दिया है उसका, डायग्राम ये दिया हुआ नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। AD बट्टा DB बराबर 3/5 दिया क्या है, AD बट्टा DB बराबर 3/5, समझ गए, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है इसमें, AC बराबर 5.6 इकाई। AC ये पूरी ले लो, 5.6 इकाई, 5.6 इकाई। इकाई का मतलब समझ रहे हो, मतलब सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी है पता नहीं है अभी। AE का मान ज्ञात कीजिए। पूछा क्या है, देखो जहां पे पूछा है ना वहां पे हम ये लगा के छोड़ देंगे, हमें पता रहे कि हमें क्या ज्ञात करना है। अब एक चीज देखना ध्यान से, अगर ये पूछा है ना तो इधर वाला पता होना चाहिए हमें AD, तो AD का अनुपात कितना आ रहा है 3 आ रहा है, पता है, ठीक है। ये अनुपात है, ध्यान रखना, 3 इकाई नहीं है, ये अनुपात है। चलो इसको काम में ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें नीचे वाला कितना है, इसमें नीचे वाला DB दे रखा है, DB कितना है इसमें 5 है। तो एक बात बताओ, ये वाला तो 3 हो गया AD, देखो AD के सामने 3 लिखा हुआ, AD तो 3 हो गया, और DB कितना हो गया अपने, DB 5 हो गया, तो ये 3 है और ये 5 है, तो पूरा कितना हो जाएगा AB, अरे बोलो बोलो AB कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 इकाई। AB कितना हो जाएगा 8 इकाई। अगर यहाँ पे आप 8 अक्ष इकाई लिखो ना तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये अनुपात था, ठीक है। 8 अक्ष लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे हो जाएगा, कट जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। अब यहाँ पे 8 ही रहने दो यहाँ पे। AB कितना हो गया अपने पास में 8। अब देखो आगे करना क्या है, ध्यान से देख लेना बेटा। निकालना क्या है हमें, AE निकालना क्या है, AE लिखो, AE लिख दो। निकालना तो AE है और दिया हुआ क्या है AC, तो बट्टा में AC लिख दो, बट्टा में AC लिख दिया। अब देखो इधर वाला सेम चीज लिखो, AE है तो AE के सिद्ध में इधर क्या आएगा AD आएगा। AC है तो AC के लिए इधर क्या आएगा AB आ जाएगा, AC के लिए इधर क्या आ जाएगा AB आ जाएगा। किस चीज से आया ये, आधारभूत अनुपातिकता से आया। किससे आया, आधारभूत अनुपातिकता से। किससे आया, आधारभूत अनुपातिकता से। इनके मान लिख दो। AE का तो भाई मान पता है नहीं। AC का मान लिख दो 5.6। AD का मान कितना बेटा 3।
अब देखो यहाँ पे मैं इसके आगे अक्स लगा रहा हूँ, ए बी का मान कितना है 8, यहाँ पे भी मैं इसके आगे अक्स लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना अक्स, यहाँ पे लिख लेना अक्स, यहाँ पे लिख लेना अक्स, ठीक है। सिर्फ आपको लिखना है, ये कट जाएंगे एक दूसरे से, ये अक्स से अक्स कट गया। मान किसका निकालना है, ए ई का, तो 5.6 को इधर ले आओ, गुणा में आ जाएगा। अरे इधर भाग में है, इधर किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। बोलो ए ई का मान कितना हो गया, 3 से इसको गुणा करेंगे, 8 से भाग देंगे, 5.6 है। 8 का पाड़ा बोलो कितनी बार जाएगा 56 में, 8 8 2 16 8 24 8 चौक 32 8 5 40 8 46 8 7 56। लेकिन पॉइंट है तो एक को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, गुणा कर दो 7 को 3 से 21, एक को छोड़ के पॉइंट लगा दो। सेंटीमीटर नहीं इकाई लिखना है, क्या लिखना है, इकाई। क्यों लिखना है इकाई, क्योंकि इकाई ही दिया हुआ है, ए ई बराबर 2.1 इकाई, ठीक है। ये है, अगर आप बुक वाले तरीके से करो तो कर सकते हो, आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ये तरीका है। दोबारा बताऊं, ये चीज तो दी हुई है, लिख देना सेम, अक्स अक्स लगा देना, पूरी ए बी ज्ञात कर लेना। भाई यहाँ पे ए डी और डी बी दिया है ना, ए डी और डी बी, पूरी ए बी ज्ञात कर लेना, 8 हो गई। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लिख देना। जो ज्ञात करना है ए ई यहां पे लिख दिया, जो दिया है 5.6 इसके नीचे लिख दिया। ए ई के सिद्ध में ए डी आएगा तो ए डी लिख दिया, ए सी के सिद्ध में ए बी आएगा, ए सी के सिद्ध में इधर क्या आएगा, ए बी आएगा, तो ये लिख दिया। समझ में आ रही बात। अब देखो ए ई की जगह ए ई, ए सी का मान नीचे कितना होगा, 5.6 होगा, यहाँ पे मैंने लिखा था 5.6, इसको आप इधर ले जाओगे, इनको काटोगे तो 2.1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना करोगे तो 2 नंबर अगला आराम से देगा आपको, ठीक है। ये चीज़ लिखना मत भूलना आधारभूत अनुपातिकता से, ठीक है। इससे आगे आ जाओ बेटा, इससे आगे आ जाओ, 11.2 निकाल लो अब सीधी, बीच में रुकना नहीं है किसी को, बीच में कोई छूट गया तो देख लेना फिर। 11.2 में आ जाओ। 11.2 में क्या है कि पहला ही क्वेश्चन देखो, एक तो इसी तरीका का क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में ए बी व ए सी पर क्रमशः डी व ई बिंदु, त्रिभुज एबीसी में देख लो, इसको मिटा दूं, ये जो मैं आपको अभी करवा रहा हूं ये आपको तुरंत जब वीडियो देख रहे हो उसी टाइम क्लियर करो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। दोबारा बोल रहा हूं, इससे अलावा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, जो मैं बताऊंगा उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन में प्रमेय कभी नहीं देता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन देता है, तो एग्जामिनर सोचता है कि इसको प्रमेय का ज्ञान है या नहीं है, समझ रहे हो, वो सारी चीजें उसमें आता है। अब पहला क्वेश्चन, ए बी सी की भुजाएं, देखो ये थोड़ा मैं साफ कर देता हूं इधर, यही डायग्राम बता रहा है। दोबारा क्वेश्चन में एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी पर डी और ई बिंदु इस प्रकार हैं कि डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी है हमारे पास यहाँ पे, ओके। इससे आगे देखो ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर, पहला ही क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, अरे पहले में पहला क्वेश्चन 11.2 में 11.2 में पहले में पहला क्वेश्चन है ए डी बराबर 6, तो ये तो कितना हो गया अपने पास में 6 सेंटीमीटर हो गया। डी बी बराबर 9 सेंटीमीटर, डी बी बराबर कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर। ए सी का मान ज्ञात कीजिए, ए सी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। दोबारा देखो ए सी का मान ज्ञात करना है। मैंने आपको क्या कहा कि इसमें आपको ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। कई जगह आपको मिलेगा कि एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, ऐसा आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखो, ठीक है। डायरेक्ट क्या लिखोगे कि आधारभूत अनुपातिकता से, ठीक है, क्या लिखोगे, आधारभूत अनुपातिकता से। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले वही चीज लिखो जो हमें ज्ञात करनी है। क्या पूछा है इसने, ए सी का मान पूछा है, तो ए सी लिख दो, ए सी बट्टा, अब देखो इधर ए सी भुजा हो गई तो इधर संगत भुजा कौन सी होगी, ठीक है। इधर ए सी हो गई तो इसके समान इधर वाली कौन सी भुजा होगी बताओ,
कि अगर ये AC पूरी लेंगे तो इधर AB लेंगे, क्या लेंगे, AB लेंगे। ठीक है, अब जो बच गया वो लिख दो। दोनों साइड क्या कह दिया है, देखो जो चीज दोनों साइड दी है, दोनों साइड क्या दिया है, ये और ये दोनों साइड दिया है ना, तो इधर वाली भुजा का ये लिख लो, क्या है, AE नाम आ जाएगा। अब इधर वाली भुजा का ऊपर वाला हिस्सा बोलो कौन सा होगा, ऊपर वाला हिस्सा क्या नाम लिखूं, AD। AC हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो AC यहां पे लिख दो बराबर। ठीक है, AC के नीचे AB, बोलो AB कितना हो गया, अरे A से लेके B तक देखो कितना हो गया, 6 और 9 जोड़ो, 9 के बाद में 6 जोड़ो, कितना आएगा, अरे कितना आएगा, 15 आएगा। आगे आ जाओ, AE और नीचे AD, AE का मान कितना है बोलो 8, AD का मान कितना होगा 6, नीचे जो 15 है इसको इधर ले आओ, ले आऊं इधर काट के, अरे इधर बट्टा में है और इसको यहां पे ले आया मैं गुणा में, काटो कितना कट रहा है, मिटा दूं यहां से क्योंकि उधर ले गए ना इसको, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग इसमें 2 बार जाएगा, इसमें 3 का भाग 5 बार जाएगा, इस 2 को 8 से काट दूंगा मैं तो 4 को गुणा करूंगा 5 से तो कितने आ जाएंगे 20, तो AC बराबर 20 सेंटीमीटर लिखो, मीटर लिखो या इकाई, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिख दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन करना है, और मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको कि 2 नंबर का क्वेश्चन है जो बन रहा है तीनों प्रश्नावलियों में से, तो 100% किसी न किसी प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो सारे क्वेश्चन है प्रमेय पे आधारित। ठीक है, अब प्रमेय इसमें आएगी नहीं तो प्रमेय पे आधारित ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, गारंटी ले रहा हूं। 5 या 10 क्वेश्चन जितने करा रहा हूं आराम से देख लो, तुरंत समझ में आ जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, समझ में आ रहा है, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। चलो तो ये मिटा दूं, देख लिया ध्यान से कैसे करना है। मेन बात ये याद रखना कि ये तो आपको लिखना ही लिखना है, सबसे पहले वो चीज लिख देंगे जो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो तो ये मैं मिटा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख रहे हो तो लिख लो 1 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसी में देख लो 2 का क्वेश्चन क्या बता रहा है। 2 का क्वेश्चन कि AD बटा DB 4/13, AD 4 बटा DB 13, AC बराबर 20.4, AC पूरा 20.4। ठीक है, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अनुपात है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करना है इसको। EC का मान ज्ञात कीजिए, बोलो मान ज्ञात किसका करना है, EC का, तो भैया सबसे पहले EC लिखेंगे, जिसका मान ज्ञात करना हो वही लिखेंगे सबसे पहले, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इससे ऊपर लिख दो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। देखो ये इसी के रूप होते हैं सारे, किसी में 1 जोड़ देते हैं, किसी में 1 घटा देते हैं ना, तो ये समीकरण अपने पास में बन जाती है। EC बोलो बट्टा में क्या लिखेंगे, अगर इधर वाली EC लिख दी ना, अगर इधर वाली EC लिख दी तो इधर संगत भुजा कौन सी आएगी, DB आएगी। पता है आपको सभी को, इधर कौन सी आएगी, DB आएगी। अब देखो वो चीज लिखेंगे जो दोनों साइड दे रखी है। ठीक है, वो चीज लिखेंगे जो दोनों साइड दे रखी है, मतलब इस साइड भी वो चीज दी हो और इस साइड भी वो चीज दी हो। तो देखो इस साइड क्या दिया हुआ है कि ये पूरी भुजा दी है, तो इस साइड पूरी भुजा निकाल सकते हैं क्या, देखो ये 4 है और ये 13 है, तो पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, 13 में 4 जोड़ दो, 14 15 16 17। अरे समझ में आ रही है बात, ये तो हमें ज्ञात करना है इसलिए लिख दिया EC। अगर EC लिख दिया तो EC के बट्टा में DB लिख दिया। अब इधर क्या लिखना है वो सोचना पड़ेगा, तो सोचने के लिए क्या करेंगे, सोचने के लिए ये करेंगे कि इधर जो दिया है वो लिख देंगे, इधर जो दिया है वो लिख देंगे। इधर क्या दिया है, AC पूरा दिया है, तो इधर पूरा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। एक छोटी सी चीज ध्यान रखना
ये अगर सेंटीमीटर में नहीं है ना तो पहले इनको यहाँ पे लिखो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दी हुई है ये लाइन, क्या दिया हुआ है, AD बटा DB, AD बटा DB बराबर कितना है बोलो, 4/13। मैंने बताया था कि अगर ऐसा आ जाए अनुपात तो आप क्या लिख दोगे, अक्स लिख दोगे। क्या लिख दोगे, अक्स लिख दोगे। अब देखो आगे, आगे क्या करना है, इसी की जगह इसी DB का मान कितना है बोलो, D और B का मान कितना है 13, तो 13 अक्स लिखो बराबर AC का मान कितना है 20.4 बट्टा AB का मान कितना हो गया पूरा, A से लेके B तक निकालो। देखो ये तो 13 है और ये 4 है, कितना हो गया 17 हो गया, कितना हो गया 17 हो गया है। और 17 क्या किया, अक्स भी लगा देंगे क्योंकि ये 4 अक्स है, ये 13 अक्स है। जब भी अनुपात में दिया हो ना ऊपर नीचे तो अक्स साथ में लिख देंगे, ठीक है। चलो ये भी बताओ अक्स क्यों लिखते हैं, चलो देख लो एक बार, छोटी सी बात है समझ लो। ये 4/13 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि मान के चलो अगर AD बटा DB बराबर ये 8/26 होता है, यहाँ पे कितना होता 8/26, तो भी यहाँ पे अगर मान लो कि ये 8 सेंटीमीटर की होती और ये 26 सेंटीमीटर की होती तो भी यहाँ पे 4/13 ही आता। क्यों आता, क्योंकि ये दोनों 2 से कट के भाई इसका आधा हो जाता, इसका आधा हो जाता और यहाँ पे ये लिख देते। मतलब ज़रूरी नहीं कि यही संख्या हो, इससे दुगुने हो सकते हैं, इससे 3 गुने हो सकते हैं, इससे 1.5 गुना हो सकता है। समझ में आ रही बात, इसलिए हम यहाँ पे x लिखते हैं। चलो छोड़ो, इतना ज़्यादा आपको एक बार समझना है नहीं, क्योंकि जिन बच्चों को समझ में आ रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इतना टाइम है नहीं कि अब आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट आप समझ के पढ़ो एक महीने में। अब देखो करना क्या है, इसके नीचे x है, इसके नीचे x है, तो नीचे वाले x से नीचे वाला x कट जाएगा। या फिर एक काम करो, ये जो 13 x है इसके नीचे है तो 13 x को इधर ले जाओ, गुणा में आ गया। अरे इधर भाग में है तो इधर किस में आएगा, गुणा में आ जाएगा। अक्स से अक्स को क्या कर देंगे, हमें काट देंगे। 17 का भाग देखो 13 में तो जाएगा नहीं, तो 17 का भाग इस 204 में जाना चाहिए फिर तो, ठीक है। तो 204 में 17 का पहाड़ा 12 बार जाएगा, फिर तो 170 हो जाएगा। 170 के बाद में 17 दूनी 34, 34 जोड़ेंगे तो 204। तो 17 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 12 बार जा रहा है। और एक को छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट 1.2। 1.2 को 13 से गुणा करो तो 13 दूनी 26, ठीक है। 2 और 13 कम 13 और 2 15, एक को छोड़ के पॉइंट। ये किसका मान हो गया, अरे ये किसका मान हो गया, इसी का। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाओ। इतना सा काम करना बेटा, ये चीज दी हुई है और ये लाइन रट लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो। 2 चीजें हो गई, जो ज्ञात करना है वो यहाँ पे लिखना है, उसके संगत वाला यहाँ पे लिखना है, जो चीज दोनों साइड दी है वो यहाँ पे लिखनी है, उनके मान लिख दो, उधर ले जाओ, काम आपका हो गया। ओके, समझ में आ रही बात। अब देखो ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवा रहा हूं जो आपको करने ही करने हैं। रीजन ये है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको अथवा नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको अथवा वाला मिल सकता है, लेकिन 2 नंबर में आपको अथवा वाला नहीं मिलेगा। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये तो आपको करना ही करना है। उसके बाद में जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर मतलब जो 9 की प्रश्नावली है या 16 की वो हमें हार्ड लगती है, वो हमें नहीं आएगी, तो हमें तो यही आसान लगती है, हम यही कर लेंगे, तो उसके लिए मैं प्रमेय का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि प्रमेय आपको पता है, प्रमेय है उसको समझने में टाइम लगता है, उसका वीडियो बड़ा बनता है। एक वीडियो मतलब 1 घंटे का बनाऊं तो 2 प्रमेय लास्ट मान के चलो, 2 से ज़्यादा उसमें नहीं हो पाएंगी। अगर मैं 5-6 प्रमेय करवा दूंगा उसका कोई आपको मतलब नहीं निकलेगा, सारा ऊपर से निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं जितना समझाया है उतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, नहीं तो अगर छोटा क्वेश्चन आए तो 1 नंबर का भी बन सकता है। देखो छोटा कैसे आएगा, छोटा ऐसे आएगा कि सीधा सीधा देगा उसमें कि ये 5 दे दी, ये 7 दे दी, ये 10 दे दी, तो ये कितनी होगी। तो सीधा सीधा कैसे करेंगे, पहले तो इसी लिख लेंगे, इसी पूछा है तो पहले तो इसी ही लिख लेंगे, इसमें अक्स वगैरह लगाने का वो लफड़ा नहीं रहेगा, सीधा सीधा आएगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है।
अब देखो, समझ गए होंगे। अभी करना है क्वेश्चन जो मैंने बताया ना आपको, इधर 5 इधर 7 इधर 10, तो ये कितना होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कर लेना। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन होगा, उसके बेटा में लिख देंगे, उधर ले जाएंगे, गुणा करके आंसर आ जाएगा। इससे आगे देखो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इसमें AD 7 है और DB 4 है। AD क्या है 7 और DB क्या है 4 है। अगर बट्टा में दिया ना तो अक्स अक्स लगा देंगे साथ में। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन से देख के। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। AE 6.3, AE 6.3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में ही है। AC का मान ज्ञात कीजिए। मान किसका ज्ञात करना है रे, AC का। तो यहां पे क्या लिखूं, AC। यहां पे क्या लाइन लिखनी है, याद हो गई होगी इतनी देर में, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। AC, अगर ये AC लिख दिया तो AC के संगत इधर वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, अगर ये पूरी भुजा लेंगे तो ये भी पूरी लेंगे, तो AB बराबर, अब वो चीज लिखेंगे जो दोनों साइड दे रखी है, वो चीज लिखेंगे जो दोनों साइड दे रखी है। दोनों साइड एक तो ये है और एक ये है। तो AC है तो AC के पास में तो AE लिख देंगे, और नीचे क्या लिख देंगे, अगर AE लिख दिया तो इधर वाला कौन सा लिखेंगे बोलो, AD, क्योंकि अगर इधर AE लिखेंगे तो इधर AD तो लिखेंगे। समझ रहे हो बात। अब देखो एकदम आसान हो जाएगा। AC तो ज्ञात करना है बेटा। AB का मान कितना होगा रे, A से लेके B तक, 7 अक्स तो ये हो गए और 4 अक्स ये हो गए। कितने अक्स हो गए टोटल, 7 और 4 11 अक्स। कितने हो गए, 11 अक्स हो गए। AE का मान निकालो, AE कितना है 6.3 बट्टा AD का मान कितना होगा बोलो, AD का मान कितना होगा 7 अक्स। करेंगे क्या हम भैया, 11 अक्स को इधर ले आओ तो गुणा में आ जाएगा। ठीक है, अक्स को अक्स से काट देंगे। 7 है, 11 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 7 का भाग 63 में जाएगा। आपको पता है 9 बार जाएगा। एक को यहाँ पे पॉइंट है तो एक को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट 9 को 11 से गुणा करेंगे, 9 को 11 से गुणा कर दो 99, और एक को छोड़ के पॉइंट लगा दो, एक को छोड़ के पॉइंट लगा दो, 9.9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन आसान हो जाएगा कब, जब जो ज्ञात करना है उसको आप यहां पे लिख दोगे। ठीक है, तो इसको आपको इधर उधर घसीटना नहीं पड़ेगा, ये यहीं पे पड़ा रहेगा, और जो नीचे आएगा उसको आगे ले जाएंगे और आंसर आपका आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। जो ज्ञात करना है उसको यहाँ पे लिख देंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहाँ पे जो लाइन लिखी थी उसको मत भूलना, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। चलो अब देखो आपको करना क्या है। जैसे ही आपको ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, टाइम मिले, तो आप सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा अभी निकालोगे। समझ में तो आपके आ ही गए हैं। अगर आप तुरंत निकाल लोगे ना तो आपको समझ स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, इससे आगे वाला देखो, चौथा, AD बराबर 4x माइनस 3। AD का मान कितना है 4x माइनस 3। AE का मान है 8x माइनस 7। AE का मान कितना है 8x माइनस 7। BD का मान है 3x माइनस 1। BD का मान है 3x माइनस 1। CE का मान है 5x माइनस 3। CE का मान है 5x माइनस 3। भैया ये क्वेश्चन 4 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने का आ सकता है बेटा, ये क्वेश्चन है 4 नंबर का भी आ सकता है। इसमें अक्स का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है ये, बहुत आसान है। बहुत आसान क्यों है, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, चारों चीजें हमें दे रखी हैं। ठीक है, ऊपर ही ऊपर क्या लिख देंगे, वही लिख देंगे ऊपर ही ऊपर। भूत कौन सा भूत है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। नीचे क्या लिखेंगे बोलो, पहले तो लिख दो AE। अगर AE लिख दिया तो इधर बट्टा में क्या लिख देंगे AD। ठीक है, नीचे वाला लिख दो EC।
इसके नीचे वाला लिख दो डी बी। अगर ये नहीं लिखो तो आप सीधे ये मान भी लिख सकते हो। कैसे? जैसे अब देखना ए ई का मान क्या है, उधर वाला मान देखो ए ई का 8x - 7, इसके बट्टा में इधर वाला मान लिख दो 4x - 3 बराबर, नीचे वाले उधर वाले मान पे जाओ, बट्टा नीचे वाला इधर वाला मान ले आओ। समझ रहे हो? अब देखना कैसे ये क्वेश्चन आसान होगा। आसान कैसे होगा? आसान ऐसे होगा, वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा का नाम सुना होगा, क्रॉस गुणा करते हैं, जैसे ऊर्ध्वतिरेक व्याम विधि में, वैदिक गणित वाले में, ठीक है ना, वो बताऊंगा आपको जब पढ़ाऊंगा। तो इसको इससे गुणा कर दो, ये जो 3x - 1 है इसको इससे गुणा कर देंगे। अब गुणा कैसे करेंगे वो ध्यान से देख लेना। वैसे तो आप 10th क्लास के हो तो आपको पता है, 3x को 8x से गुणा करेंगे तो 8 तिये 24 x स्क्वायर। समझ गए? फिर क्या करेंगे, हमें इस -1 को 8x से गुणा कर देंगे, तो एक से तो गुणा करेंगे तो 8x से आएगा। देखो पहले तो 3x को इससे गुणा करके लिख दिया, फिर -1 को इससे गुणा करके लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8x को तो दोनों से गुणा कर दिया, इसको छोड़ दो, -7 पे आ जाओ। 3x को -7 से गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 7 तिये 21x, -7 गुणा -1 तो माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7। ये तो हो गया इन दोनों का गुणा बराबर, ये तो हो गया इन दोनों का गुणा। अब करेंगे इन दोनों को गुणा। 4x को 5x से करो, अब -3 को 5x से कर दो तो 5 तिये 15, ठीक है। अब 4x को -3 से कर दो। देखो पहले तो इन दोनों को अलग अलग इससे गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को अलग अलग इससे गुणा करेंगे। 4x को -3 से गुणा कर दो तो माइनस का 3 चौक 12 x। अब -3 को -3 से तो माइनस माइनस प्लस और 9। अब देखना बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। भैया इधर कितने एक्स स्क्वायर है 24 और इधर कितने एक्स स्क्वायर है 20, तो ये ज्यादा है ये वाले ज्यादा है, सीधा पता है ये ज्यादा है, ठीक है। ये क्या है ज्यादा है, कितने ज्यादा है 4x स्क्वायर। इन दोनों का झंझट खत्म हो गया, ठीक है। इनको एक बार भूल जाओ। देखो इनके नीचे मैं लाइन बना देता हूं कि जिनके नीचे लाइन बना दी उनको भूल जाओ एक बार। इधर कितने एक्स हो गए, देखो ये तो -8x है, ये -21x है। बोलो माइनस के कितने एक्स हो गए, अरे माइनस के कितने एक्स हो गए 21 और 8। इधर लिख लो थोड़ा सा या दिमाग में लिख लो, कितने हो गए -29x। इधर देखो कितने हो रहे हैं -15 और -12, दोनों माइनस के हैं तो भाई भाई होंगे तो जुड़ जाएंगे। तो -15 और -12 माइनस के कितने हो गए 15, 16, 17, 27x। इधर कितने हो गए माइनस के 27x। अब एक चीज देखना, दिमाग में ही सेट कर लो इसको कि इधर वाले माइनस के 29 हैं और इधर वाले माइनस के 27 हैं। समझ गए? तो इधर माइनस के 2 ज्यादा हैं, इधर माइनस के 2 ज्यादा है, बस ये कहानी खत्म, ठीक है। और मान के चलो अगर आगे वाले ज्यादा होते तो हम क्या लिखते, बराबर के इस साइड में लिखते उनको, ठीक है, बराबर के इस साइड में उनको लिखते। लेकिन अगर इधर वाले ज्यादा हैं तो बराबर के इधर हमने लिख दिया है। अब देखो ये देखो 7 और ये क्या है 9, दोनों प्लस के हैं, इनका हिसाब हो गया 27 आया था। सभी के नीचे लाइन बन गई, हो गए सारे। ये प्लस का 7 है, ये प्लस का 9 है। बोलो कौन सा ज्यादा है, 9 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 2 है। इस साइड नहीं आएगा, अब की बार उधर है, उधर लिख देंगे +2 है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -2 और यहां पे क्या बच जाएगा 0। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये आंसर नहीं है, ये अभी सॉल्यूशन हुआ है। आंसर अगर जिस बच्चे ने 3 की प्रश्नावली अच्छे से पढ़ रखी है, बहुपद वाली प्रश्नावली, तो उसको याद आ जाएगा कि ये एक बहुपद है और ये एक द्विघात समीकरण है।
ठीक है। तो इसको आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, पहली बात तो आपको दिख रहा है कि 4 2 2, इस सभी में 2 का भाग जा रहा है। अरे जा रहा है ना 2 का भाग, 2 का भाग दे दो। हो गया, इसमें 2 का भाग, इसमें 2 का भाग एक बार गया, एक अक्स, इसमें 2 का भाग एक बार गया। ओके, अब देखो इसको सोल्व कैसे करोगे। इसकी 3-4 विधियां हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो माइनस बी वाला फॉर्मूला है आपका, b² - 4ac बटा 2a विविक्त कर वाला आता होगा आपको सभी को, ठीक है। तो उससे इसको करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, फॉर्मूला सभी को याद होगा। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र से। माइनस बी, अरे बी का मान यहाँ पे कितना है, माइनस का अक्स है ना, तो माइनस बी का मान कितना है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट b², b² -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4ac 4 गुणा a का मान कितना है 2, c का मान कितना है -1 बट्टा 2a, 2 गुणा 2 2a। ओके, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। अब देखो आगे, माइनस और माइनस का 1 हो गया, प्लस का 1 प्लस माइनस है अंडर रूट 1 माइनस 4 गुणा 2 गुणा -1, तो 4 दूनी 8, 8 को -1 से गुणा करेंगे -8, एक माइनस यहाँ पे है तो प्लस का 8 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 1 और 8 होते हैं 9, और 9 का अंडर रूट कितना होता है, 1 और 8 हो गए 9, 9 का अंडर रूट कितना होता है, कितना होता है 3 होता है। तो 1 ± 3/4, 1 ± 3/4। टेक्निकल टीम नीचे तक आ रहा है वीडियो। अब देखो इससे आगे देख लो, एक बार प्लस कर देंगे तो प्लस करके देखो एक बार, 1 + 3 4 और 4/4 मतलब एक बार तो आंसर हो जाएगा 1। दूसरी बार देखो, 1 में से 3 घटाओ, 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के कितने बच जाएंगे 2, और बटा में 4 तो माइनस का आधा, ठीक है। तो माइनस का अपना यहाँ पे होगा नहीं। माइनस का क्यों नहीं होगा, माइनस का इसलिए नहीं होगा क्योंकि भुजा की लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है। आपने 10 क्लास पढ़ ली, कभी ऐसा सुना है क्या कि वो देखो आदमी जा रहा है -5 फुट का आदमी जा रहा है, ठीक है। तो माइनस वाला आपको यहाँ पे लेना नहीं है, और अक्स का मान आ गया आपको 1, जो आपको अक्स का मान यहाँ पे रखना है। माइनस वाला क्यों नहीं लेना वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। अब अगर अक्स का मान यहाँ पे 1 लिखूँ तो 3 गुणा 1 - 1, 3 एकम 3 - 1, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। ऐसे एक्स यहाँ पे काम में आएगा। ये क्वेश्चन देखो, अब अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके आता है तो ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर का आएगा और क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली के अथवा में आएगा, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में नहीं आएगा ये। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्षेत्रफल वाली में आता है, क्योंकि क्वेश्चन है ना उनकी प्रकृति होती है एक। जैसे इस क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है, इसकी क्षेत्रफल वाले की जैसी प्रकृति है, ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन अथवा में आता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक साइड में प्रमेय दे दी और एक साइड में जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा निकालने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगली क्लास में दोबारा समझा दूंगा आपको, ठीक है। अभी उतार लो जल्दी से, अगर उतारना चाहो तो। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, ये अपनी जो देखो 11.2 के मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए हैं, और जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है इनसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है आपके। अब देखो इसके बाद में 11.2 में क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC पर बिंदु D और दो प्रकार इस प्रकार स्थित हैं के माध्यम से DE समांतर BC होने नहीं होने की जानकारी दीजिए। कि समांतर है या नहीं है ऐसी जानकारी पूछी है। तो देखो मैं आपको छोटा सा समझा देता हूं, ये चारों क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। समझ लो पहले आप कि करना कैसे है इनको। जैसे इनमें से मैं एक क्वेश्चन लेके आपको बताता हूं, कौन सा लूं।
देखो 2 का क्वेश्चन ले लेता हूँ, पॉइंट वाले हैं, पॉइंट वालों को आपको वैसे ही डर लगता है कि सर पॉइंट वाला है, 2 का बता दो, 2 का ठीक रहेगा। तो ए बी है 5.6, यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे बी, सी, डी और ई। ए बी है 5.6, ए बी है 5.6 पूरा, ठीक है, यह सेंटीमीटर। ए डी 1.4, ए डी क्या है 1.4 सेंटीमीटर। ए सी है 9.0, ए सी है 9.0 सेंटीमीटर, 9 ही लिख, ठीक है, इसको 9 ही लिख देते हैं। ए ई 1.8, ए सी हो गया ना पूरा 9, ए सी 9 है, ए ई 1.8 है, ये पूरा तो 9 है और ये है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो दोनों साइड जो चीज़ें दी हैं सेम सेम दी हैं, सेम सेम कैसे, इसमें ऊपर वाली दी है, इसमें ऊपर वाली दी है, इसमें पूरी दी है, इसमें भी पूरी दी है, एकदम आसान है। लिख के देखो, पहले ये पूरी लिख लो या फिर जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे लिखो। पहले ए ई कितनी है बोलो, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ ए ई, तो इधर वाला क्या लिख देंगे बोलो, ए डी, अरे याद हो गया इतनी देर में तो, ए सी और ए बी, ठीक है। अब देखो ए ई का मान कितना है बोलो 1.8, इधर ए डी का कितना हो जाएगा 1.4, 1.8 बटा 1.4, ये पूरी बोलो कितनी है 9, ये पूरी बोलो कितनी है 5.6, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 9 बटा 5.6। अब ये चीज़ अगर सही है कि अगर इसमें इसका भाग देते हैं, इसमें इसका भाग देते हैं, अगर सही आ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये समांतर है। अगर ये बात सही नहीं आ रही है तो हम कह देंगे समांतर नहीं है। अब देखो चलो वो पॉइंट मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ के आगे, क्यों, क्योंकि अब इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट है, सभी के पॉइंट हटा दो एक बार, सभी के पॉइंट हटा दो, तो 18 बटा 14 और ये हो जाएगा 90 बटा 56। जितना कट सकता उतना काटो, 18 को 90 से काट दो, ठीक है ना। सामने वाले को काट सकते हैं, इसको इससे नहीं काटेंगे क्योंकि ये तो आपस में गुणा होते हैं। सामने वाले को काट दिया, 18 तो कितने बार कटेगा, 18 का पाड़ा आता है, इसको इससे काटो कितनी बार जाएगा, 14 का पाड़ा बोलो, जल्दी बोलो 14 का पाड़ा, अरे कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 5 बटा 4 आ गया। इधर क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, 1 बटा 1 बराबर 5 बटा 4, तो बोलो सही है क्या ये बात, अरे 1 बटा 1 5 बटा 5 होता तो सही होती, अब ये बात सही नहीं है। अगर ये बात सही नहीं है तो ये समांतर रेखाएं भी नहीं है, तो ये रेखाएं समांतर नहीं है, कौन सी, कि डी ई समांतर बी सी, यह बात क्या है, असत्य है, यह बात क्या है, असत्य है। समझ गए बात, ऐसे ही क्वेश्चन है और आप देख लेना इसको, ऐसा क्वेश्चन वैसे आने का चांस है नहीं, मिटा देता हूँ ये। समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसको, कि जैसा उसने दे रखा वैसा ही करना है। अगर बात सही हो रही है, अगर दोनों साइड सेम चीज आ रही है, जैसे कि 1 बटा 1 5 बटा 5 आता, तो हम क्या बोलते कि सत्य है और रेखाएं क्या है, समांतर है, लेकिन इसमें समांतर नहीं है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, छोड़ दो क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 4 भी रहने दो एक बार, 5 भी रहने दो एक बार। देखो वैसे अगर क्वेश्चन हम देखें ना तो ये क्वेश्चन सारे आने वाले हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस प्रश्नावली के चक्कर में पढ़ना है, उससे अच्छा हम निर्देशांक ज्यामिति वाली पढ़ेंगे, उसमें एकमात्र फॉर्मूला है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, सीधा सूत्र और सीधा आंसर, ठीक है। फिर भी मैं इसमें से आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल। एक देखो इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको आप एक बार देख लेना।
अगर आप इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन करना चाहो तो इस क्वेश्चन को एक बार देखना जरूर। देखने का मतलब ये नहीं कि किताब खोल ली क्वेश्चन नंबर देख लिया, हाँ ठीक है, देखने का मतलब है एक बार निकाल लेना बेटा इसको। अब आगे देखो ये क्या आ रहा है, 11.4 नहीं है, नहीं है। ये प्रमेय है त्रिभुज की समरूपता, बिल्कुल ये प्रमेय, बिल्कुल ये तीनों प्रमेय हैं, ठीक है। और ये कौन सी चल रही है, एस ए ए एस एस एस। देखो ये तीनों प्रमेय तो दे रखे हैं, सभी को पता ही है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो प्रमेय है ए ए ए, या इसको बोल सकते हैं हम ए ए, ठीक है। अब बताऊँ ए या ए, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। कोई क्यों नहीं है, कि मान के चलो कि एक त्रिभुज है और एक दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। अगर मान लो कि इसका ये कोण 50 डिग्री का है और इसका ये कोण भी 50 डिग्री का है, इसका ये कोण 50 है, इसका ये कोण 50 है, तो हम बोल देंगे कि ए मतलब एंगल, ए मतलब एंगल, मतलब ए इसके ए के क्या है, बराबर है। तो तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 50-50 है तो ये 80 का बच जाएगा, अगर ये 50-50 है तो ये भी 80 का बच जाएगा। मतलब तीसरा अगर हम बराबर करें तो भी ठीक है, अगर बराबर नहीं करें तो भी ठीक है। इसका मतलब अगर ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों एक ही क्या है, प्रमेय है, ठीक है। ये प्रमेय से सभी को करवा दी गई हैं, ठीक है। और मतलब अगर आपको प्रश्नावली अभी तक पढ़ाई नहीं है ये बात अलग है, अगर पढ़ा दिया तो ये प्रमेय बिल्कुल आपको करवाई गई है। दूसरी प्रमेय है एस एस एस, ठीक है, भुजा 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 प्रमेय, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये सर्वांग क्षमता की भी होती है और ये क्या होती है, समरूपता की भी होती है। ये सिर्फ समरूपता की है। समरूपता और सर्वांग क्षमता में अंतर पता है, मतलब कि अगर कोण बराबर है, जैसे मान लो कि ये त्रिभुज है और जैसे मान लो कि ये त्रिभुज है, तो कोण तो बेटा इनके बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये त्रिभुज क्या है, ये सिर्फ समरूप है। ये त्रिभुज क्या है, सिर्फ समरूप है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, जैसे मान के चलो कि ये है, ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 7 सेंटीमीटर की है, ये 7 की है, ये 5.2 सेंटीमीटर है, ये 5.2 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, क्या होंगे बोलो, सर्वांगसम होंगे और समरूप भी होंगे। समझ में आ रही बात। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके आ सकता है एबेसेदा वाला कि निम्न में से कौन सा नियम सर्वांग क्षमता का है, निम्न में से कौन सा नियम सर्वांग क्षमता का है, या फिर ऐसे आ सकता है कि निम्न में से कौन सा नियम केवल समरूपता का है। और अगर आपको पूछ ले कि निम्न में से कौन सा नियम केवल समरूपता का है, केवल समरूपता का है, और ए में आपके पास ये है और ब में आपके पास ये है और स में आपके पास ये है और द में आपके पास ये है, तो आपको इस पे टिक लगाना है केवल समरूपता का, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अब की बार के आपके सिलेबस बहुत छोटा कर दिया है, ठीक है, बहुत छोटा, इतना कि क्वेश्चन बनाने में एग्जामिनर को देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन मैं कहाँ से दूं, क्योंकि ये टॉपिक है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन दे नहीं सकते, क्योंकि अभी लगभग 2 महीने आपकी क्लास चले नहीं है पूरी, उसमें आप 6 सब्जेक्ट पढ़ोगे। इससे आगे देखो, अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो आपके 4 नंबर की बात है, ठीक है। SAS ये पर में कितने % आएगी, 100% ये आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगी। चलो थोड़ा सा कम कर देता हूं, इतने चांस है बेटा इसके। अगर 0.1 चांस, बहुत कम चांस है कि ये नहीं है, इसके पूरे चांस हैं SAS प्रमेय के आने के, ठीक है।
हो सकता है वो दोनों प्रमेय हैं उसकी जगह कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये प्रमेय है, ये आपके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दोबारा देख लो। अब मैं करूँगा क्या, इस प्रमेय का मैं वीडियो बनाऊँगा, लेकिन वो वीडियो हमारा अलग होगा। अलग क्यों होगा, ये जो क्लास चल रही है ये ओनली क्या है, ये क्या है, मिशन 100/100। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों की बात करूंगा, अथवा वाले क्वेश्चन छोड़ के जो सिर्फ आ सकते हैं बच्चों के लिए, जो आसान प्रश्नावली है उन्हीं के बारे में, इसके बारे में बात करना हूं। ये मिशन 100/100 का पार्ट 1 है, ठीक है। और इसके लगभग 20 पार्ट, 20 से कम में भी हो सकती है ये, क्योंकि कई प्रश्नावलियां ऐसी हैं, जैसे मान लो कि जैसे प्रायिकता अपनी प्रश्नावली है, जैसे समांतर श्रेणी है, वो तो एक एक लेक्चर में हो जाएंगे वो तो सारी, ठीक है। और जैसे कि त्रिकोणमिति है, उनमें एक से ज़्यादा भी लग जाएंगे। तो ऐसे मान के चलो जितनी प्रश्नावली है उतने लेक्चर, तो 20 के आसपास आप मान के चलो। मिशन 100/100 बिल्कुल, अगर इनमें से बाहर क्वेश्चन है आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन करवाऊंगा मैं वही, सिर्फ अथवा वाले सारे क्वेश्चन मैं इसमें नहीं करवाऊंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं इनमें नहीं करवाऊंगा। जो मैंने आज बताया है आपको 11 की प्रश्नावली में, इनमें से बाहर आपको छोटा क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलो इससे आगे और देखते हैं, आगे आ जाओ। अब कहाँ तक बता दिया था मैंने आपको, प्रमेय बता दी थी मैंने। ये प्रमेय बेटा दोबारा देख लेना, स्टार लगा लेना इस पे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब आगे है आपके 11.3। कौन सी प्रश्नावली? 11.3 है। अब देखो 11.3 की बात बताऊं आपको। 11.3 से अगर क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का आएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा तो 4 नंबर का आएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। वही बात प्रमेय वाली, अगर प्रमेय को छोड़ के अलग क्वेश्चन देता है तो 11.3 उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि 11.4 अपने सिलेबस में है नहीं, 11.2 में ऐसा क्वेश्चन बन नहीं रहा है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 11.3 से ही आपके क्वेश्चन आएगा, या फिर इन प्रमेय से, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये क्वेश्चन मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगा, ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। सारी चीजें पढ़ने मत बैठ जाना, अभी जितना पढ़ा है उसी पे ध्यान दो। अगर थोड़ी बहुत कम तैयारी है तो ये क्लास आपके लिए गोल्डन है 100/100, ओके। समझ में आ गई 11.3 की कहानी। एक देखो छोटी सी चीज बता देता हूं इसमें से आपको, जो अपने त्रिभुज हैं, जैसे मान के चलो कि मैं इसका नाम लिख देता हूं ABC, ठीक है। इसका नाम मैंने लिख दिया PQR, और आपके क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा या कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, निम्न में से कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। ए या ए में आ गया कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QPR, स त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज RPQ, और द त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QPR। QPR लिख दिया क्या, QRP लिख दो, ठीक है। अब आपको लगेगा यार तो सारे सही लग रहे हैं मेरे को, ठीक है। ऐसा नहीं होता बेटा, करना क्या, ध्यान से देखना। पहले तो देख लो कि इसमें जो अलग चीज है उस पर ध्यान दो। अलग चीज, इसमें 80 डिग्री है तो C है, इसमें 80 डिग्री है तो Q है, मतलब C और Q संगत जगह आएंगे। जैसे C लास्ट में आ रहा है तो Q लास्ट में आना चाहिए, तो Q कहां पे आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए। अगर C लास्ट में है तो Q लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर स। ये तो करने का सीधा तरीका हो गया। पूरा समझ के कैसे करना है वो देखो। अगर इसमें ABC आ रहा है तो इसमें RP क्यों होगा, RP क्यों होगा। जैसे उसका नाम लिया है ऐसे ही उसका नाम लेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे
कि सर बोलने में PQR ठीक लग रहा है, और लग भी रहा है। अरे बोलने में PQR क्या लग रहा है, ठीक लग रहा है, और आप ये ऑप्शन कर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात कैसे करना है। एक देखो छोटा सा और, ये आप बताओगे मेरे को। एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, जो क्वेश्चन आप बताओगे। ओके, ये आपको नाम लिखने बिल्कुल आने चाहिए। अगर ये नाम लिखने आपको नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपको ये प्रश्नावली नहीं आएगी। इससे क्वेश्चन आपके बन सकता है। ठीक है, देखो पूरा फोकस मेरा इसी पे है कि इस प्रश्नावली से छोटे क्वेश्चन आए वो आपके बिल्कुल कहीं से नहीं छूटे। समझ में आ रहा है। 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ABC और PQR। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। कोई भी एक भुजा ले लो, जैसे कि इसमें 7 वाली ले ली, इसमें भी 7 वाली ले लो, एक और ले लो 6 वाली। तो ये देखो कि 6 और 7 वाली कहां पे मिल रही हैं, B पे। 6 और 7 वाली कहां पे मिल रही हैं, R पे। अब 5 और 6 ले लो, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कहां पे मिल रही हैं, A पे। 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कहां पे मिल रही हैं, Q पे। बच गया वो लिख दो, BAC समरूप RQ, तो बच क्या गया P। समझ में आ गई बात। मतलब ये B है, इसके सिद्ध में R ही आना चाहिए, A है इसके सिद्ध में Q ही आना चाहिए, और C है इसके सिद्ध में या इसके संगत है P ही आना चाहिए। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कौन सा। अब ऐसा मत सोच लेना कि इसमें ऊपर A है, इसमें ऊपर P है तो हो गया काम, ABC लिख दो, PQR लिख दो, ऐसा नहीं होगा। अंडरस्टैंड। देखना चाह रहे हो इसको दोबारा, आराम से देख लो, समझ लो कैसे करना है। अब देखो आगे, एक ये क्वेश्चन हो गया। देखो जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे करवा के जाऊंगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाऊंगा। इससे जो प्रमेय होंगे इंपॉर्टेंट, उनका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। इस सेशन में उनका वीडियो शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो हमारा मिशन है उसमें मैं इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे 70-75% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये प्रश्नावली नहीं आ रही है। तो एक महीने में, क्योंकि एक प्रश्नावली की बात नहीं है, 4 प्रश्नावलियों की बात है। इससे आगे देखो बेटा, एक जो ये प्रश्नावली है अपनी 11.3 हो गई पूरी। 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपके नहीं है, मत पढ़ना इसको। बोधायन प्रमेय आपके नहीं है, मत पढ़ना इसको। आगे आ जाओ, ये आ गई प्रश्नावली 11.4। 11.4 आपके नहीं है, छोड़ दो इसको। अब देखो 11.4 से क्या क्वेश्चन आ सकता है, विविध प्रश्नावला में आ जाओ। विविध प्रश्नमाला 11, और विविध से इस बार इतने क्वेश्चन आएंगे, विविध प्रश्नावली 11। ठीक है, विविध से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। विविध से मैं पहले बहुत बार बता चुका हूं आपको कि विविध से हर बार क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा क्वेश्चन उठ के आता है जो बच्चों को पता नहीं होता है। वो या तो उसको डेस्क वर्क में कहीं पे देखता है या फिर उसको नहीं देखता है, तो वो क्वेश्चन उसका छूट जाता है। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन जिसको क्लियर करने हैं, तो विविध वाली प्रश्नावली उसके लिए एकदम गोल्डन है। ठीक है, अब देखो विविध में पहला क्वेश्चन, विविध में पहला क्वेश्चन क्या है कि आकृति में DE समांतर BC। अरे आकृति दिख रही है सभी को, किताब सामने है ना। मैंने जो क्वेश्चन पहले आते ही करवाए थे आधारभूत अनुपातिकता वाले, उन्हीं क्वेश्चनों में से है ये क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, कह 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 इसके आंसर
कौन सा आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओगे, साथ में अपना नाम लिखोगे ताकि मुझे पता चल जाए कौन से स्टूडेंट ने किया है। इसके बाद में आगे देखो दूसरा क्वेश्चन, ये देखो अलग क्वेश्चन है, ये करेंगे अभी, ठीक है। विविध में 2 का क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक नहीं बताया तो ये क्वेश्चन हम करेंगे। आकृति में एडी कोण एक का समद्विभाजक है। पहले तो जल्दी से एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, और ये जो कोण बन रहा है ए, इसका समद्विभाजक यहां से निकल रहा है वो है डी। समझ में आ गई बात। तो ए बी बराबर है 6 सेंटीमीटर। ए बी मतलब ये वाली लाइन कितनी है 6 सेंटीमीटर है, कितनी है 6 सेंटीमीटर है। बी डी 8 सेंटीमीटर, बी डी 8 सेंटीमीटर, डी सी 6 सेंटीमीटर, डी सी 6 सेंटीमीटर, और ए सी का मान ज्ञात कीजिए। ए सी है, इसका मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात। अब देखो अगर ये प्रमेय है, ध्यान रखना ये प्रमेय कब होगी, जब ये ऊपर वाले कोण का क्या होगा समद्विभाजक, मतलब ये कोण और ये कोण क्या हो बराबर हो, ये कोण और ये कोण क्या हो बराबर हो, समद्विभाजक हो। तो क्या होता है ध्यान से देखना, इधर वाली भुजा लिख दो ए बी, इधर वाली भुजा लिख दी ए बी, बट्टा अगर इधर वाली भुजा लिख दी तो ये डी के जो इधर वाला भाग है इसके संगत भाग है बी डी लिख देंगे इसमें। अगर ए बी भुजा लिखी है तो इसके नीचे ये लिखेंगे, अगर ए सी भुजा लिखी है तो इसके नीचे ये लिखेंगे। समझ में आ गई बात। अगर ए बी भुजा है तो उसके नीचे ये लिखेंगे, और अगर ए सी भुजा है तो उसके नीचे ये वाला लिख देंगे। अब लिख दो ए सी, बोलो ए सी के नीचे क्या लिखूंगा डी सी लिखूंगा, ए सी के नीचे क्या लिखूंगा डी सी लिख दूंगा। जिन जिन के मान दिए हैं उनके मान लिख देंगे। ए बी का मान बोलो कितना है 6, बी डी का मान कितना है 8, ए सी का मान कितना है पता नहीं है, डी सी का मान कितना है 6 है। करेंगे क्या कि भाई जो ए सी है उसके नीचे जो 6 है उसको इधर ले आएंगे। समझ रहे हो बात को, नीचे वाले 6 को इधर ले आएंगे तो ए सी का मान हमें पता चल जाएगा। जो 6 नीचे था तो इधर किस में आएगा गुणा में आएगा, 6 6 36, 36 में 8 का भाग दो तो 8 चौके 32, 33 34 35 36, कितने बच गए 4, 4 के आगे क्या लगा दो 40, 40 में 8 का भाग कितने बार जाएगा 5 बार चला जाए। ये हो गया अपना एसी का मान 4.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर इसके आगे हम जरूर लिख देंगे, एसी बराबर 4.5 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर अगर हम नहीं लगाते हैं, सुनना देखो, अगर हम ये सेंटीमीटर नहीं लगाते हैं तो हमारे इतने नंबर कट जाते हैं। ठीक है, आधा नंबर हमारा क्या हो जाता है इसमें कट जाता है। समझ गए बात। अब ये मत सोच लेना कोई मीटर वाला क्वेश्चन हो और आप सोचो कि सर सेंटीमीटर नहीं लगाए तो आधा नंबर कट जाएगा, मीटर वाले में मीटर लगाना है नहीं भी आधा नंबर कट जाएगा, मतलब इकाई का आधा नंबर होता है। समझ में आ गई बात। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा क्वेश्चन भी आपके आ सकता है, क्योंकि 11 की प्रश्नावली में दूसरे टाइप का क्वेश्चन ही तो हुआ ना। पहला तो कौन सा हो गया आधारभूत अनुपातिकता वाला, और ये कौन सा हो गया, ये भी एक प्रमेय होती है। प्रमेय कौन सी होती है? किसी त्रिभुज के कोई कोण को समद्विभाजक करने वाली रेखा उसके सामने स्थित रेखा को अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ऐसी प्रमेय है, मैं आपको बता दूंगा, उसका स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और ये चीज़ है, बस ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करनी है उसमें ध्यान में रखनी है। इससे ज़्यादा आपको फालतू ही चीज़ें याद करने का इतना टाइम है नहीं और इतना आपको करना भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, 3 वाला जो क्वेश्चन आ रखा है ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवाया था। नीचे एक द्विघात समीकरण आई थी, उसमें मैंने श्रीधराचार्य सूत्र लगा के उसका मान निकाला था, अक्ष का मान 1 आया था। याद आया कुछ? वैसा ही ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा। चौथा देखो,
ए बी बराबर 3.4 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन आ गया भाई, सेम क्वेश्चन है चौथा। देखो करेंगे कैसे, एक बार इसको यहीं पे रहने दो, इसमें अगर चेंजमेंट कर देंगे हम। ए बी बराबर 3.4, तो ए बी कितना है 3.4, बी डी 4, बी डी कितना है इसमें 4 है, बी सी 10, बी सी है 10, तो बी से लेके सी तक कितना है, ये पूरा है 10। अब देखो एक छोटी सी चीज आपको जो करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी इसमें, कि भाई ये तो 4 हो गया और ये टोटल 10 है, ये टोटल है 10, इसमें से ये 4 हो गया, तो ये कितना बच गया बोलो। अरे 10 रुपए में मान लो 4 रुपए आपने इसको दे दिए, तो इसको कितने दोगे 6 रुपए देगो, ठीक है, कितने दोगे 6 रुपए। अब देखो आगे, ठीक है हो गया। एसी का मान होगा, वही पूछ लिया एसी का मान, ठीक है वही पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, जो अभी किया है सेम चीजें हैं, जो ऐसा लिखा हुआ है ऐसा का ऐसा ही रहने देना है, जो तरीका है सेम तरीका है, जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे क्या करना है लिखना है। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो आगे 5 का क्वेश्चन छोड़ दो, 5 का क्वेश्चन, 6 का क्वेश्चन छोड़ दो, 7 के क्वेश्चन पे आ जाओ। 5 का 6 का छोड़ दो, क्रॉस लगा दो, नहीं आएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा विविध मिटा दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, आपको पता ही है कि विविध प्रश्नावली चल रही है, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक मैंने आपको बता दिए थोड़े थोड़े, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है उसका मान चेक करूंगा, किस किसने वीडियो देखा मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में 5 6 छोड़ दो, 7 के क्वेश्चन पे आओ। एबीसी में एवं डीईएफ में 2 त्रिभुज बनाओ फटाफट। एबीसी और डीईएफ, डीईएफ, ए बी और सी। ए बी 10, ए बी कितना है 10, अरे कौन सा देख लिया मैंने, सॉरी ए बी 10 नहीं, इसमें तो कोण दिया हुआ है, कोण ए 50 डिग्री, कोण ए 50 डिग्री, कोण बी 70 डिग्री, कोण सी 60 डिग्री, कोण डी 60 डिग्री, कोण ई 70 डिग्री, कोण एफ 50 डिग्री। ये पूछा है कि कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है पहले। देखो पहले तो एक का नाम लिख लो एबीसी, त्रिभुज एबीसी। अगले का क्या नाम लिखेंगे भाई, इसमें ए है 50 डिग्री है, इसमें कौन सा ऐसा एफ वाला है, 50 का कौन सा है एफ वाला है। 2 नंबर पे बी 70 डिग्री, 70 कौन सा है ई। 3 नंबर पे सी 60 डिग्री, तो इसमें है डी। ए बी सी सर्वांग एफ ई डी। समझ गए, 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, छोटा क्वेश्चन। देखो अपना टाइम हो गया, लगभग 1 घंटे से शायद ऊपर ही चल रहा है। टेक्निकल टीम कितना हो गया, ओके। अब देखो चलो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। 9 का क्वेश्चन हो गया। 10 का क्वेश्चन देखो, एक 12 सेंटीमीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ी जमीन पर 2 मिनट का और वीडियो है, जल्दी देखो, करवा देता हूँ फटाफट आपको। मैं मान के चला था 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो गए। 10 का क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर, ठीक है, जमीन 12 सेंटीमीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ी जमीन से छाया की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये इसकी मान लो छाया है 8 सेंटीमीटर की। इसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 40 मीटर है। एक मान लो मीनार है और ये इसकी छाया है, इस छाया की लंबाई 40 मीटर है, मीटर में ही है ना, 40 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। दोनों को त्रिभुज बना दो, दोनों को क्या बना देंगे त्रिभुज बना देंगे। अब देखो
इसकी ये भुजा ले लो ए बी, नाम दे दो इसको ए बी सी, और इसको नाम दे दिया डी ई एफ। इसकी ये भुजा लो 12 बट्टा, इसकी ये भुजा ले लो जो हमें ज्ञात करनी है, ऊंचाई हमें पता नहीं है h। इसके नीचे वाली भुजा 8, अब उसकी नीचे वाली भुजा 40। करेंगे क्या, इस h को तो इधर ले आएंगे तो h ऊपर आ जाएगा, नहीं तो h नीचे है, h तो ऊपर चला गया। अब क्या करेंगे, इस 40 को इधर ले आएंगे तो 40 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, इस 8 को इधर ले आएंगे, 8 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। इधर क्या बच गया अपना, h बच गया। ये हो गया आंसर। 8 5 40, 12 को 5 से गुणा करो, 12 पंजे 60 मीटर होगी। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हो गया क्वेश्चन 10 का। 11वां क्वेश्चन देखो, त्रिभुज एबीसी में डी बिंदु बीसी पर इस प्रकार स्थित है। भैया तो वही क्वेश्चन आ गया, देखो जल्दी से। डी बीसी पर, डी बिंदु है बीसी पर, ओके, तो वही होगा इस भुजा के बट्टा में ये, और इस बड़ी वाली भुजा के बट्टा में ये, जो अभी मैंने करवाया था आपको। अभी 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं ऐसे। इस भुजा के बट्टा में ये वाली भुजा, और इस वाली भुजा के बट्टा में ये वाली भुजा। जितना मान दिया है, जिसका मान निकालना है उसका मान इससे निकल जाएगा। ए बी बट्टा ए सी और बी डी बट्टा डी सी बराबर हो, अच्छा, ये थोड़ा सा अलग टाइप हो गया। इसमें देखिए कि कोण भी 70 डिग्री, कोण सी 50 डिग्री। अरे ये 70 डिग्री है और ये कितना है, 50 डिग्री है। अब जो प्रमेय दी उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि ये 70 हो गया और ये 50 हो गया। जोड़ो कितने हो गए, 70 और 50 120। टोटल कितने होते हैं त्रिभुज के, 180। मान के चलो कि पूरा त्रिभुज ले रहे हैं, 70 हो गया, 50 हो गया, तो ये कितना बचेगा, आपको पता है कि 60 बच जाएगा। पूरा कितना बचेगा, 60। अगर ये दोनों आधे आधे होंगे तो कितने कितने बच जाएंगे, 30 और 30 के बच जाएंगे। पूछा क्या है इसमें, बी ए डी कितना होगा, बी ए डी कितना होगा बेटा, 30 डिग्री का होगा। बी ए डी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। इस आपको इस थ्योरम का, इस प्रमेय का थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना होगा। अब इतना टाइम है नहीं, मैं जैसे ही अगली क्लास शुरू करूँगा 12 की प्रश्नावली की, तो उसमें आपको थोड़ा सा पहले बता दूंगा इसके बारे में कि क्वेश्चन ऐसा हुआ है। अभी तो और कौन सा क्वेश्चन आएगा इसमें, 11 का मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। 12 का क्वेश्चन देख लेना, 13 का क्वेश्चन देख लेना, 14 का क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में कौन से हैं विविध में, 1 से 4 तक, 7 9 10 11 12 13, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन देख लेना, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन में बचा नहीं। अच्छा, महत्वपूर्ण बिंदु, बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदु, ये मत छोड़ना। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी आपके आ सकता है। तो महत्वपूर्ण देखो 13 महत्वपूर्ण है, लास्ट वाले छोड़ देना। 1 से लेकर 9 तक के हैं जितने महत्वपूर्ण बिंदु 11 की प्रश्नावली के लास्ट में, 1 से लेकर 9 तक के महत्वपूर्ण बिंदु एक बार देख लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लेना, थोड़ी देर बाद में दोबारा देख लेना, ताकि उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और ये आपके थोड़े थोड़े समझ में आ जाएंगे। एक एक लाइन के हैं, इनसे आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 1 घंटे का टारगेट था। आगे वाली क्लास में 12 की प्रश्नावली के वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपके 1 या 2 नंबर के जो छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं वो उससे बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद 13 की प्रश्नावली और 14 की प्रश्नावली रचना वाली है, बिल्कुल 7 नंबर की प्रश्नावली आएगी और आपको अच्छे से एक दिन पूरे दिन में वही सिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद में हम एक एक करके सारी प्रश्नावलियां कंप्लीट कर देंगे। याद रखना, मिशन ये है अपना, ओके। जितना मैं करवा रहा हूं, अगर इतना आप कंप्लीट कर रहे हो, इसका मतलब है आप इधर जा रहे हो। समझ में आ गई बात। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।